The name of the chapter that we are starting today is Death of Partner. ठीक है, a very simple chapter and इसके अंदर the number of sums are also limited. ठीक है, as compared to the other chapters बहुत छोटा छोटा सा sum है and थोड़ा सा ही sum है, तो बहुत simple है. अभी बहुत सारा स्टूडेंट लोग इसमें they are new, उनको लगता रहेगा सर हम लोग अर्लियर चैप्टर्स में नहीं थे तो ये हमको डिफिकल्ट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा. इट इज वेरी 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 सिंपल चैप्टर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर देयर आर 3 चैप्टर्स. एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. एडमिशन मतलब क्या? नया पार्टनर आया. रिटायरमेंट मतलब पार्टनर बिजनेस से चला गया. एंड तीसरा है डेथ ऑफ पार्टनर. डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या? कि वो पार्टनर है ना दुनिया से ही चला गया. तो रिटायरमेंट एंड डेथ में यही फर्क है. रिटायरमेंट में बिजनेस से जाता है, डेथ में दुनिया से जाता है. नाउ लेट अस अज्यूम, ठीक है, जस्ट ऐसे टू क्लियर आवर बेसिक, सपोज देयर आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी. इसमें ये सी है ना बेचारा, ये लटक गया. तो इसके बाद ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कौन करेंगे? चैट बॉक्स में खाली डाल देना, आगे कंटिन्यू कौन करेंगे? हु विल रन दिस बिजनेस? ठीक है, सी मर गया, हु विल रन दिस बिजनेस आगे? आगे कंटिन्यू कौन करेंगे? परफेक्ट सर, ए एंड बी कंटिन्यू करेंगे. अभी सपोज तुमको और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, शुरू में मॉर्निंग डिफिकल्ट. Suppose A, B, C are partner and they share profit in the ratio 3:2:1 and इसमें बेचारा ना ये C मर गया, तो A and B आगे कंटिन्यू करेंगे. हाँ सर, लेकिन A and B का रेशियो क्या रहेगा? जो आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तब उनका रेशियो क्या रहेगा? क्या लगता है तुम लोग को? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A and B? A and B का रेशियो क्या रहेगा? वेरी सिंपल सर, ए एंड बी कंटिन्यू करेंगे ना, तो इनका जो ये रेशियो है ना, यही रेशियो आगे कंटिन्यू होगा अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड. ठीक है, मतलब अगर तुम डिसाइड करते हैं नहीं अगर कोई पार्टनर मर गया तो बाकी पार्टनर लोग का इक्वल रेशियो रहेगा तो चेंज होगा. लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो जो उनका ओल्ड रेशियो था वही रेशियो आगे कंटिन्यू होते जाएगा. ठीक है, चलो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए, बी एंड सी आर पार्टनर. ठीक है, ये रेशियो है 3:2:1. बी मर गया, तो ए एंड सी का आगे जो रेशियो क्या रहेगा? कौन से रेशियो में वो लोग कंटिन्यू करेंगे? कौन से रेशियो में वो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे? ए एंड सी का रेशियो क्या रहेगा बताओ? ए एंड सी का रेशियो क्या रहेगा? न्यू रेशियो क्या रहेगा उनका? परफेक्ट. तो ये जो आंसर डाल रहे कि सर ए एंड सी का रेशियो रहेगा 3:1. आई होप तुमको ये समझ में आया. ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है. अगर कोई पार्टनर मरता है तो रिमेनिंग पार्टनर उनका जो शेयर है वो शेयर में ही आगे कंटिन्यू करेंगे अनलेस वो लोग ने कुछ डिसाइड किया आपस में कि नहीं अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा रेशियो ये रहेगा. तुमको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अरे सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इधर तक समझा क्या? वेरी सिंपल सा बात जो मैं तुमको बता रहा हूँ. ठीक है, ओके. अभी मुझे बताओ, एक पार्टनर अगर बिजनेस से जाता है, ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं. देयर आर 3 पार्टनर, रोशन शेट्टी, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण. तो इसमें ना ये रणवीर सिंह चला गया, ठीक है, तो बचते कौन है? रोशन शेट्टी एंड दीपिका. सपोज ये लोग का रेशियो है 1:1:1. तीनों जन मिलके ना एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ये लोग का रेशियो 1:1:1 है. तो रणवीर सिंह के जाने से, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, रणवीर सिंह के बिजनेस से जाने से रोशन एंड दीपिका को फायदा होगा कि नुकसान होगा? रणवीर सिंह के जाने से रोशन शेट्टी एंड दीपिका को फायदा होगा कि नुकसान होगा? ऐसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन. क्या लगता है तुमको? विल देयर बी अ प्रॉफिट, विल देयर बी अ लॉस? दोनों के लिए क्या फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? वेरी सिंपल, प्रॉफिट होगा सर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज पहले ना बिजनेस में 90,000 का प्रॉफिट होता था. बिजनेस में पहले 90,000 का प्रॉफिट होता था जब तीनों थे. रोशन शेट्टी भी था, रणवीर सिंह भी था, दीपिका भी था. सबको कितना मिलेगा? रोशन शेट्टी को 30,000, रणवीर सिंह को 30,000, दीपिका को 30,000. बराबर. अभी रणवीर सिंह चला गया,
रणवीर सिंह चला गया तो अभी भी प्रॉफिट सपोज पकड़ के चलो 90,000 का है, तो अभी किसको कितना मिलेगा सर? रोशन शेट्टी को मिलेगा 45,000, रणवीर सिंह को कुछ नहीं क्योंकि वो चला गया ना। उसके बाद दीपिका को मिलेगा 45,000। तो देखो पहला प्रॉफिट होता था 30,000, एक पार्टनर का डेथ होने के बाद प्रॉफिट हो रहा है मेरा 45,000। इसका मतलब मेरे को 15,000 का गेन हो गया, गेन। वैसे ये जो दीपिका है ना, ये दीपिका को भी 15,000 का गेन हो गया, गेन। तो सर ये जो गेन है ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? ये था मेरा ओल्ड रेशियो, ये था मेरा न्यू रेशियो। तो 45,000 माइनस 30,000 गेव मी दिस गेन। तो सर अगर मैं ये गेन का एक फॉर्मूला बनाऊं तो ये जो मेरा गेन है, गेन रेशियो, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब नया रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टनर के जाने से रिमेनिंग पार्टनर को किसको कितना फायदा हो रहा है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्या तुमको समझ में आया? मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चीज सिखाया, कुछ भी अजीबो गरीब नहीं। समझा तो एक समझा, ठीक है। आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ वापिस जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करते रहूंगा। तो आई रिपीट, हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सर अगर सपोज हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, अगर हमारे ओल्ड पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड, इनका रेशियो देके रखा है 3:2:5, एंड इसमें अगर एक्स गुजर जाता है तो वाई एंड जेड विल कंटिन्यू द बिजनेस इन द रेशियो 2:5 जब तक तुमको कोई अलग न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा। अलग न्यू रेशियो दिया रहेगा तो वो न्यू रेशियो तुम लोग लेंगे। एक पार्टनर के बिजनेस से जाने से दूसरे दो पार्टनर को गेन होता है, तो वो गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है, गेन रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा था? इट वाज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन रेशियो फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर हमको कैलकुलेट करने को आएगा क्या? वो डिपेंड करेगा सम के ऊपर कि सम में आपको क्या दिया है। एंड वैसे भी हम जब आज सम करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? इधर तक सबको समझ में आया क्या हो रहा है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी ए बी एंड सी है, दे आर द थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी। अभी ये सी है ना, ये मर गया। क्या इसका मरने का दिन हम डिसाइड कर सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं प्लीज यार ईयर एंड में मरना, बीच में मत मर, ऐसा क्या कर रहा है? मेरा दोस्त है ना, तो लास्ट में जाके मरना। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि मैं उसको बोले बाद में मरना यार, आज क्या मर रहा है, 3 दिन बाद मर? नहीं, वो अपने हाथ में है ही नहीं, वो भगवान के हाथ में है। तो मरना वो सब भगवान के हाथ में। अभी अगर वो रिटायर होता रहेगा, रिटायर वो बोलता रहेगा मैं छोड़ रहा हूँ यार, मेरे को है ना इच्छा नहीं ए एंड बी के साथ काम करने, तो हम उसको बोल सकते हैं कि देख भाई तो एक काम कर, लास्ट डे पे छोड़। तो क्या होगा? अपना कैलकुलेशन है ना एकदम सिंपल रहेगा, प्रॉफिट ऑफिट कैलकुलेट करने इजी होगा। लेकिन डेथ, डेथ किसी के हाथ में नहीं होता, उसको जब भी भगवान बुलाए उसको जाना पड़ेगा। तो ये जो डेथ है ये साल के बीच में कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो साल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1st of April एंड वो साल हमारा खत्म होता है ऑन 31st of March, बराबर। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर है ना, ये मर गया ऑन 1st of July, 1st of July को ये सी गया। तो मेरा क्वेश्चन इज, ये मंथ काउंट करने आता है ना तुमको? अप्रैल में जून जुलाई मंथ काउंट करने आता है ना सबको? ओके तो मेरा क्वेश्चन इज, ये जो सी है सी, ये साल में कितना महीना काम किया? ये साल में कितना मंथ उसने काम किया मरने से पहले? ऑफकोर्स मरने के बाद कैसे काम करें, मरने से पहले कितना महीना काम किया? आराम से तुम कैलकुलेट करो, अपने हाथ में जितना गिन सकते गिनो, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ये तुमको आ गया ना अगर, तो तुम्हारे लेसन आ गया, समझ जाओ। इट इज वेरी इजी, ठीक है। आराम से कैलकुलेट करो। अभी देखो अलग अलग डेंजर डेंजर आंसर भेज रहा तुम लोग मेरे को। अरे बराबर गिनो गाँव वालों, बराबर गिनो, ठीक है। मंथ गिनने नहीं आता तुमको? शी मंथ गिनने नहीं आता, शर्म नहीं आता तुम लोग? मंथ गिनने को गलत कर रहा तुम। वही ला, सब अलग अलग आंसर दे रहा है मेरे को। कोई 4 महीना बोल रहा है, कोई 2 महीना बोल रहा है।
कोई एक महीना कैसा आएगा, कौन रे गवार ये, एक महीना कैसा आएगा रे। ठीक है, चलो गिनते हैं, मैं भी गिनता हूं तुम्हारे साथ। लेट्स काउंट। अप्रैल एक महीना, मई दूसरा महीना, जून तीसरा महीना। क्या हम जुलाई काउंट करेंगे? क्या हम जुलाई काउंट करेंगे? माइक ऑन करके बोलो, क्या हम जुलाई काउंट करेंगे? नहीं नो सर, मर गया ना। क्यों जुलाई काउंट नहीं करेंगे? 1 जुलाई को मर गया। हाँ, क्योंकि फर्स्ट जुलाई को मर गया सर, वो जुलाई महीना काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये भाई साहब ने 3 महीना काम किया है। ठीक है, तो ये जो 3 महीना काम किया ना, इसका मेरे को है ना, जो भी ये साल का प्रॉफिट होएगा उसका 3 महीने का प्रॉफिट मुझे सी को देना पड़ेगा। सी मतलब सी तो गया, अभी सी अगर चला गया तो तुम सी का प्रॉफिट किसको देगा? खुद के पास ही रखेगा, बोलेगा गया गया चांद दे छोड़, अभी सब मेरा है? नहीं, हाँ, उसका नॉमिनी को देगा। उसका कोई भी नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी को देगा, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसको दे देगा। ठीक है, या लीगल एग्जीक्यूटर को दे देगा। मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं, अलग अलग नाम है, नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एग्जीक्यूटर। मतलब इसमें से किसी एक को दे देगा, बोलेगा ले भाई ये सी का हिस्सा बनता है, ये ले उसके परिवार को दे दो। मतलब हमारे साथ पार्टनरशिप में था ना, अच्छा बिजनेस करने का, अच्छा लेने का पैसा, क्या रे गया ना छोड़ा, भी सब मेरा नहीं। तो 3 महीने का हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, उसका शेयर के हिसाब से उसको शेयर दे देंगे, बोलेंगे ले भाई लेके जा। लेके जा मतलब किसको बोलेंगे हम? ये नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल एग्जीक्यूटर को बोलेंगे ये पैसा तुम्हारा है, ये आप लोग रख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा मंथ काउंटिंग जरा देखते हैं। ठीक है, वही अपना साल है 1 अप्रैल, एंड साल खत्म होता है 31 मार्च। अभी ये जो भाई साहब है ना, ये मर गया ऑन 31 दिसंबर, न्यू ईयर के दिन। नया साल देखा नहीं उसने, 31 दिसंबर को सी गया। तो मरने से पहले सी ने कितना महीना काम किया? चैट बॉक्स में डालो, चिल्लाना नहीं। मरने से पहले सी ने कितना महीना काम किया? बहुत इजी लेसन है, मैं कह रहा हूँ तुमको, बहुत ज्यादा इजी लेसन है। देखो, कुछ घाई मत करो। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत घाई रहता है, 8 9 10। तुम क्या मेरे को नंबर गिना रहे क्या? एक 8 बोल रहा है, एक 9 बोल रहा है, एक 10 बोल रहा है, बराबर काउंट करो ना, आराम से काउंट करो। बहुत लोगों को घाई रहता है कि मेरे को फर्स्ट आने का। अरे ठीक है, थोड़ा आराम से दिमाग लगाओ एंड कैलकुलेट करके फिर जवाब देना। दिसंबर महीने में 31 को इज गॉन, so if he is going on December 31st, how many months? You can please calculate. चलो, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, जरा हम भी कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट करेंगे क्या हम लोग? यस हाँ हाँ, क्यों 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 तो 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स उसने काम किया मरने से पहले। तो ये साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 9 मंथ का जो भी हिस्सा रहेगा ना, वो हम इसको देंगे। अभी मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, एक है ना, तुमको मस्त क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आराम से सोच के जवाब देना, कोई गाय नहीं। क्या हम प्रॉफिट 31 दिसंबर को कैलकुलेट करते हैं, हाँ या ना? नहीं, हम लोग प्रॉफिट का भी कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को। तो सर इधर तो और भी बाकी है ना सर, तो अभी हम लोग को अगर इसको हिस्सा देना रहेगा, वो तो आज के दिन में देना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। अभी आप बोलोगे अरे सर अभी हम लोग ढूंढेगा क्या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट? अरे तुमको नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में बोलेंगे कि पिछला साल का प्रॉफिट इतना था, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये जो भी तुम्हारा पार्टनर जा रहा है उसको तुम लोग उसका हिस्सा दे दो। ऐसा क्यों? बिकॉज सर ये साल का जो प्रॉफिट है ना, अभी कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा 31 मार्च को। तो अगर कोई इंसान मर जाता है आज के दिन में, तो मैं उसको थोड़ी बोलेगा कि रुक भाई रुक, 31 मार्च का तभी तक तेरा प्रॉफिट का हिसाब किताब हो जाएगा। नहीं, तभी का तभी हम उसको दे देंगे, बोलेंगे लेके जाओ पैसा लेके जाता रहा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। डन, चलो फाइन। तो सर ये जो लेसन है, ये लेसन में हमको बनाने को क्या क्या आएगा, क्या क्या बनाने का इसके अंदर? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एवरी सम विल बी डिफरेंट है। तो बेसिकली आपको बनाने को आएगा एक अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर तुमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो देखा है
तो तुमको समझ में आ गया रहेगा ये क्या चीज है, ठीक है। नहीं आया तो भी मैं बता देता हूँ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको मालूम रहेगा नॉमिनल अकाउंट क्या रहता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, Capital expenses and losses. हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। में कुछ भी बोलेगा तो उसको कंटिन्यू नहीं करने का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब सर ये जो डेबिट साइड है ना, इसमें आप सब एक्सपेंस या लॉस लिखो, एंड ये जो क्रेडिट साइड है ना, इसमें आप सब इनकम या गेन लिखो। देखो जब भी पार्टनर बिजनेस में आता है या जब भी पार्टनर बिजनेस से जाता है, ठीक है, वेदर इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ, आपको हमेशा आपका असेट्स को ना रीवैल्यू करना पड़ता है। रीवैल्यू का मतलब ये है कि जिस दिन वो इंसान मर गया उस दिन हम लोग है ना देखेंगे कि हमारा असेट्स का वैल्यू कितना है। मतलब पहले खरीदने के टाइम पे शायद ₹1,00,000 रहेगा, अभी वो बढ़ गया रहेगा, तो वो रीवैल्यूएशन तुमको करना पड़ता है। उसका भी जो प्रॉफिट रहेगा वो सारे पार्टनरों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मुझे बताओ, सपोज एक असेट का वैल्यू है ₹1,00,000, अभी जब हम रीवैल्यूएशन करने बैठे ना तो हमको पता चला कि अरे वो असेट का वैल्यू अभी ₹3,00,000 हो चुका है, तो मेरा असेट का वैल्यू है इंक्रीज। मुझे बताओ, अगर मेरा असेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वो मेरे लिए प्रॉफिट है कि वो मेरे लिए लॉस है? Profit. Profit. बोलो, इट इज प्रॉफिट फॉर मी सर। वही अगर सपोज मैं असेट लेके बैठा है, फिर मेरे को मालूम पड़ा अरे यार ये असेट तो मेरा एकदम बंगार हो गया, मतलब ₹1,00,000 का असेट था, अभी उसका वैल्यू 40,000 हो गया, मतलब उसका वैल्यू डेप्रिसिएट हो गया। तो अगर असेट का वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है वो मेरे लिए प्रॉफिट है कि मेरे लिए लॉस है? Loss. लॉस फॉर मी। मतलब सर आपने जो भी सिखाया उसमें हमको इतना समझ में आया कि अगर असेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो वो मेरे लिए एक प्रॉफिट जैसा हो जाता है, और अगर असेट का वैल्यू कम होता है तो वो मेरे लिए लॉस है। कॉमन सेंस है ना। अभी तुम जिस घर में रहता है उसका वैल्यू कम हो गया तो तुम बोले ना अरे यार नुकसान हो गया, उसका वैल्यू बढ़ गया तो तुमको लगेगा ना अरे मजा है, अभी फायदा ही फायदा है, 30 लाख का घर लिया था अभी 1 करोड़ का घर हो गया। वही अगर सपोज लायबिलिटीज का बात करते हैं, लायबिलिटी का मतलब क्या है कि मेरे को बाहर वाले को पैसा देना है। सपोज मेरे को कोई क्रेडिटर को पैसा देना है एंड वो क्रेडिटर है ना बहुत खुश हो गया कुछ तो काम से, तो मेरे को बोला रोशन मेरे को आज के बाद पैसा मत दे। मैं बोला चलो अच्छा है, पैसा मत दे बोल रहा तो मैं नहीं दूंगा, तो मेरा लायबिलिटीज कम हो गया। लायबिलिटी कम हुआ तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा। फायदा फॉर मी। अरे फॉर एग्जाम्पल आप लोग का अगर फीस है, सपोज फीस है ₹1,00,000 एग्जाम्पल, ठीक है, इतना नहीं है, ₹1,00,000 फीस है, और मैं तुमको बोला माय डियर स्टूडेंट आज के बाद मेरे को फीस मत दो, तो तुम बहुत दुखी होएगा ना, बोले अरे नहीं सर ऐसा मत करो प्लीज फीस ले लो हम लोग, ऐसा कुछ करेगा कि खुश होएगा ये अच्छा हो गया नहीं देने का हमको फीस? बोलो, दुखी होएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा। खुश होएगा। तो लायबिलिटी कम हो तो सर फायदा है मेरा। वही अगर सपोज साल के बीच में मैं बोला ₹1,00,000 फीस है, अभी 1,00,000 से कुछ नहीं होगा, अभी कोरोना चालू है, अभी डबल फीस, तो तुम्हारा लायबिलिटी इंक्रीज होएगा, तो वो तुम्हारे लिए लॉस है, ठीक है। तो असेट कम होना एंड लायबिलिटी बढ़ना इज लॉस, असेट का वैल्यू इंक्रीज होना, लायबिलिटी कम होना इज माय गेन। तो ये असेट का ऊपर नीचे जो वैल्यू होता है ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, या विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिश्ता वही, सोच नहीं। कल उठ के एग्जाम में बोलेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो तुम बोल नहीं सकते कि वो रोशन सर ने हमको सिखाया नहीं, ये मैं सब सिखा रहा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये रहेगा तुम्हारा सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2 रहेगा तुम्हारा जो हम लोग एडमिशन में भी किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें तुम्हारा जितना भी पार्टनर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। इजी, वो हम लोग करते करते सीख लेंगे क्या क्या है। एंड थर्ड जो पार्ट हम बनाएंगे वो है तुम्हारा बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट तो सबको आता ही है, इधर है लायबिलिटीज इधर है असेट्स। मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा था, अगर तुमको थोड़ा याद रहेगा तो, कि लायबिलिटी इधर क्यों लिखा जाता है, असेट इधर क्यों लिखा जाता है? क्या किसी ने इसका आंसर ढूंढा? सर आपने बोल दिया था बाद में। मैं नहीं बोल दिया था बाद में, शेट, ठीक है। तो लायबिलिटी इधर क्यों लिखा जाता है, असेट इधर क्यों लिखा जाता है, ये क्वेश्चन होता है जब आप जॉब पे जाओगे ना, तो कुछ इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी राइट लायबिलिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड असेट ऑन राइट हैंड साइड। तो बहुत लोग का दिल में उधर रहता है अरे भाई ये तो हमको मालूम ही नहीं, हम 11th का फाइनल अकाउंट से चालू किया था लायबिलिटी असेट, लेकिन कभी इसमें दिमाग लगाया ही नहीं। तो अगर तुमने नहीं लगाया दिमाग तो जाओ जरा दिमाग लगाओ, गूगल में जाओ, सर्च मारो, इधर उधर ढूंढो कि व्हाई लायबिलिटी इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड असेट ऑन राइट हैंड साइड। ऑपोजिट भी लिख सकते हैं ना, फर्क क्या पड़ता है?
तो ऐसा क्यों? तो प्लीज फाइंड आउट एंड गेट मी द आंसर इन माय नेक्स्ट क्लास। तो ये है हमारा 3 चीज जो हमको बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो मैंने 3 चीज बोला ना, जरा मैं तुमको उसका फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। फर्स्ट लुक मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो देखो ऐसा तुम लिखोगे सोल्यूशन में, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इधर मैंने दोनों नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको आदत हो जाए कि अच्छा ये 2 नाम बोला जाता है। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इधर जो मैंने लाल लाल में लॉस लिखा है, येलो येलो में प्रॉफिट लिखा है ना, ये तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट सम है, तो हम देखते हैं पहले। एंड उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखने का आफ्टर दैट, मतलब मरने के बाद। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमको आंसर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, उसमें से ए मर गया। तो अभी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें जब हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं तो कौन से पार्टनर का कैपिटल इसके अंदर दिखेगा? क्या ए बी सी तीनों दिखाई देगा, खाली ए दिखाई देगा, कि खाली बी एंड सी दिखाई देगा? ए बी सी तीनों। तीनों। अगर ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और डिवाइड करने बोला रहेगा तो ए बी सी दोनों। अरे गाँव वालों, क्वेश्चन सुनो मेरा। इधर मैंने क्या लिखा है? बैलेंस शीट आफ्टर डेथ, बराबर। मतलब इंसान जब भी मरेगा ना, उसके बाद में ये बैलेंस शीट बनेगा मेरा। तो यहाँ पर जब पार्टनर्स कैपिटल में लायबिलिटी में लिखूंगा तो उसमें कितने लोग का कैपिटल दिखाई देगा, वो पूछ रहा हूँ। ए, बी एंड सी तीनों दिखेंगे, खाली ए दिखेगा कि खाली बी एंड सी दिखेगा? हाँ, तो इसके अंदर खाली बी एंड सी दिखेगा, मतलब इसके अंदर रिमेनिंग पार्टनर ही दिखेगा। अरे इसके अंदर वापिस मुझे ए को डालना है, तो मैं टाइम पास कर क्यों रहा हूँ? अरे ए गया ना, ए गया तो ए नहीं दिखेगा मेरा नया बैलेंस शीट में, सिर्फ बी एंड सी दिखाई देंगे। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्लियर है क्या सबको? जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखो ना, तीनों दिखाई देता है क्योंकि तीनों आ गया। वैसे अगर कोई पार्टनर जाता रहेगा ना तो वो नहीं दिखेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका ही कैपिटल दिखेगा। अब बोले सर ये इतना मालूम नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, फर्स्ट सम आते आते तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं फर्स्ट सम पे। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज कम टू पेज नंबर 202, पेज नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जरा सब लोग पेज नंबर 202 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। कोई कुछ लाइन मत मारना, कुछ नहीं करना है हमको। ये क्वेश्चन पहले एक बार समझना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है, करना क्या चाह रहा है, एंड फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या क्या मिस्टेक करोगे मैं आपको सब बताऊंगा कि देखो ये है पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिस्टेक होने का, तो वो सब चीजों का ध्यान रखते रखते हम लोग ये सम करेंगे। जस्ट 1 सम फॉर द डे, ठीक है। आ जाओ सब पेज नंबर 202। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। क्या बोल रहे देखो, आराम से पढ़ो, कोई गाय नहीं, वेरी सिंपल सम, वेरी सिंपल। मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत इजी लेसन है। स्टार्ट करते हैं। राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब ये है कि इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, इट इज 1:1:1, मतलब सबका सेम। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। एंड बैलेंस शीट देके रखा है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ये यहाँ पर है ना, मैं तुमको कुछ कुछ चीज बताऊंगा तो प्लीज जरा उसको ध्यान से नोट करना। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th June 2019। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th June 2019। मुझे बताओ ये राजेश मरने से पहले इस पार्टनरशिप फर्म में कितना महीना उसने काम किया? 3। आराम से कैलकुलेट करके, रॉन्ग नहीं जवाब देने का। कितना महीना काम किया? 3 महीना। 3 months। उसको आया 3 months। 3 months। तो 3 months राजेश ने काम किया। कैसा 3 महीना? अप्रैल, मई एंड जून। जून क्यों काउंट किया? क्योंकि सर लास्ट डे पे डेथ हो रहा है, तो हम लोग को 3 का तीनों महीना विल बी काउंटेड। ठीक है, आगे। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। जब भी पार्टनर रिटायरमेंट होता है या पार्टनर का एडमिशन होता है, हमको हमेशा असेट को रीवैल्यू करना है, इट इज रूल। तो रीवैल्यू करने के लिए हम लोगों ने जब देखा तो हमको ये सब चेंजेस दिखाई दिया। फर्स्ट चेंज क्या बोल रहा है? फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 3,40,000। देखो फर्नीचर का वैल्यू पहला था 3 लाख रुपया, अभी उसका वैल्यू हो गया 3,40,000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। तो अगर फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है, वो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है?
प्रॉफिट 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 फॉर मी, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट करना है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपको कम करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस तो इट इज लॉस फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर। आरडीडी मतलब मुझे लग रहा है कि इतना डेटर मुझे पैसा नहीं देगा, तो मेरा डेटर का वैल्यू इज रिड्यूसिंग। तो मेरा जो असेट का वैल्यू है वो इट इज कमिंग डाउन। तो असेट का वैल्यू अगर मेरा कम हो रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो बोलो, इट इज लॉस फॉर मी सर। एंड फोर्थ पॉइंट देखो, ये फोर्थ एडजस्टमेंट वेरी सिंपल। क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड। मैं कौन सा पॉइंट का बात कर रहा हूँ? ये लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,80,000। बोलते राजेश का जो भी तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा उसको लास्ट ईयर का प्रॉफिट का हिसाब से जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो दे दो। क्लियर है इधर तक? सबको समझ में? अभी वो कैसे कैलकुलेट करने का, उसका क्या होगा, वो हम सम करते करते देखेंगे। हमको बनाना क्या है? वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, we have to prepare partners capital account, and we also have to prepare balance sheet of the continuing firm. Now the question is sir, balance sheet of the continuing firm जब हम बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनेंगे तो बैलेंस शीट का डेट क्या होगा? देखो ये पार्टनर मर गया ऑन 30th of June, तो हमारा जो नया बैलेंस शीट बनेगा ना वो बनेगा ऑन 1st of July, 1st of July 2019। 30th जून को पार्टनर मर गया, उस दिन हम सब कैलकुलेशन करेंगे एंड नया बैलेंस शीट हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। समझ में आया इधर तक? डेट समझ में आया? व्हाट इज रेलेवेंट? ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा छोटा चीज। इसमें ना यही पार्ट एक है, अगर तुमने ये कैलकुलेशन ध्यान से अच्छे से कर दिया तो समझ जाओ ये लेसन तुम्हारा हो गया। तुमको खुद ही लगेगा अरे कितना इजी था सर, कुछ था ही नहीं लेसन। ठीक है, तो ये हमारा लेसन का फर्स्ट सम है एंड ये फर्स्ट सम के लिए आपको ये सब चीज बनाना है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा फर्स्ट पेज में बनेगा। तो जरा स्केल पेंसिल के हेल्प से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, 1 फुल पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट करो जरा फटाफट। उसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। एक एक करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बना दो। चलो तो नेक्स्ट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो दिखेगा कुछ इस तरह। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ACCOUNT लिखने का, A/C नहीं, फुल लिखने का। The last part जो तुमको बनाना है ये लेसन में, that is balance sheet as on date will be 1st July। फर्स्ट जुलाई 2019 बना दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सम्स करने का फटाफट। So let's start and we will start with the adjustments. So adjustment number 1, adjustment number 1 क्या बोल रहा है? Furniture was to be adjusted to its market value of 3,40,000। सर फर्नीचर का वैल्यू was 3 लाख, अभी हमको 3,40,000 करना है, तो 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी। तो रुको पहले मैं लिखूंगा, तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में, असेट साइड में, ठीक है, असेट साइड में मैं इधर लिख दूंगा फर्नीचर, इनर कॉलम 3 लाख, एंड उसका नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा मैं एड एप्रिसिएशन 40,000 का एप्रिसिएशन, आउटर कॉलम 3,40,000। ये 40,000 के नीचे एक अंडरलाइन, मतलब ये मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर खत्म हुआ। तो एप्रिसिएशन मतलब मेरा वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीजिंग विच इज प्रॉफिट फॉर मी।
तो प्रॉफिट है तो हम कहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है तुम लोग के लिए, प्रॉफिट है तो सर वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आउटर कॉलम 40,000। क्या सबको ये बात समझ में आई मेरी? वेरी सिंपल, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। सबको समझा? सर असेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी, इसके लिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। अरे क्या सबको समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ओके, चलो लिख लो, ये बैलेंस शीट रख रहा हूँ मैं, लिख लो सब लोग फटाफट। इधर लिखेगा तुम लोग ऐड एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन में जाके लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट। डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, सबका कंप्लीट हुआ फर्स्ट एडजस्टमेंट एवरीवन? चलो ओके, मूविंग ऑन टू सेकंड एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2। तुम लोग मत लिखो, मैं लिखता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. So sir, the value of my asset is reducing. So since my value of my asset is depreciating, it is loss for me. So land and building 4 lakhs. First I will write it on the balance sheet asset side. तो यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा, कोई पहले मत लिखना प्लीज, लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs इनर कॉलम। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 10% है तो 40,000, 10 कम करने का 10% रहेगा तो बाहर के कॉलम में आएगा 3,60,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज लॉस फॉर मी, तो सिंस डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी वी राइट लॉस ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं जाके लिखूंगा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में, आउटर कॉलम में वी विल राइट 40,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। आई होप ये क्लियर है। ये रुपीज क्या है ना, तुम वो सिंबल यूज करना, मैंने वो किया नहीं है यहाँ पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी, तो आई विल राइट इट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। चलो कर लो सब लोग। आई होप ये क्लियर है। If anyone has any doubt, please ask. सर यहाँ पे भी लेस करते हुए ब्रैकेट में लिखना है हमको। हाँ, ये लेस करके ब्रैकेट में डालो। अभी मैं यहाँ पर है ना, मेरा इसमें है ना, मेरे को ब्रैकेट में डालने होता नहीं, ब्रैकेट में डालेगा ना कुछ अलग हो जाता है, कुछ सेटिंग वेटिंग रहेगा इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग ब्रैकेट में डालो। माइनस साइन, माइनस जो भी रहेगा ना उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखने का, मतलब ऐसा ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट 40,000। दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस साइन। वो लिखने से खाली होगा ये कि तुम लोग एग्जाम में ना गलती से इसको ऐड करके बाहर नहीं लिखेगा, कि तुमको दिख रहा है ना ब्रैकेट में, और लेकिन उसका कांस्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम में जाके तुम करेगा तो मिस्टेक होने का चांस होता है। बीके एंड मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर तुम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो तुम्हारा पेपर कभी हार्ड नहीं जाएगा, लेकिन आप विदाउट प्रैक्टिस डायरेक्ट एग्जाम में घुसोगे, बोले मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम में मैं फतेह हासिल करूंगा, देन दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आई होप ये एडजस्टमेंट क्लियर है। So we have completed the first 2 adjustments. Adjustment number 3, provide RDD at 5% on debtor. So debtor is 3 lakh rupees. RDD is loss for me. So I will write debtor on asset side, debtor 3 lakh. उसमें मैं करूंगा less RDD at the rate of 5%. तो RDD comes to 15,000 रुपीज। बाहर के कॉलम में 2,85,000। तो ये जो 15,000 है, दिस 15,000 इज लॉस फॉर मी। तो बोलो सब लोग, लॉस रहेगा तो किधर लिखूं, डेबिट साइड में लिखने का कि क्रेडिट साइड में लिखने का? बोलो बोलो। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू RDD अकाउंट 15,000।
लिख लो इधर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट। अभी आते हैं जरा फोर्थ एडजस्टमेंट में। बोलना क्या चाह रहे जरा पढ़ते हैं हम लोग कॉपी से एक बार, ठीक है? मैं एकदम आराम से पढ़ाएगा, मेरे को कुछ था ही नहीं है। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year profit which was 1,80,000। तो लोग ने लास्ट ईयर का एक प्रॉफिट बोला है, बोला लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था ना 1,80,000, उसके हिसाब से आप राजेश का प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो लेट अस कैलकुलेट। तो हम लोग है ना सम के बाद जिधर भी हमारे पास जगह बचेगा वहां पर हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, ठीक है? वर्किंग नोट मैं अभी जो कर रहा हूँ ना जरा उसको ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? राजेश शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो राजेश का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमको उधर क्वेश्चन में दे के रखा है उन लोग ने। कितना दिया है प्रॉफिट क्वेश्चन में? 1,80,000। बोलते हैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करो। हम ठीक है 1,80,000। राजेश का शेयर कितना था? राजेश का शेयर देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इक्वल पार्टनर बोला ना, दिख रहा है क्या इधर? देखो एरो एरो, इक्वल पार्टनर बोला। तो राजेश का शेयर कितना रहेगा? राजेश का शेयर रहेगा 1/3। अरे हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है? राजेश का शेयर इज 1/3। तो राजेश का शेयर 1/3 मल्टीप्लाई बाय राजेश कितना महीना काम किया, कितना महीना काम किया हमने कैलकुलेट किया था। देखो इधर इधर 3 मंथ्स। तो सर 3 महीना काम किया तो 3 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 कैंसल, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 15,000 रुपीज। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा तुम राजेश को देगा दैट विल बी ₹15,000। लेकिन ये जो प्रॉफिट है तुमने साल के बीच में कैलकुलेट किया है। जनरली प्रॉफिट का भी कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, बट इन दिस सिचुएशन वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बीच में। So whenever calculation of profit is done बीच में, उसका एक जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। व्हाट जर्नल एंट्री सर? वो जर्नल एंट्री को बाजू में रखो। पहला ये समझ में आ गया तुमको कैसे कैलकुलेट किया? जो प्रॉफिट बोला वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय राजेश का शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स राजेश ने काम किया बिफोर ही डाइड। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? क्या मेरे यहाँ पर बैठे हुए हर एक स्टूडेंट को समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय राजेश का शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ्स उसने काम किया बिफोर ही डाइड। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हम राजेश को देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या आता है सर? तो इसका जर्नल एंट्री आएगा, ठीक है, इसका जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। तुम बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम लोग प्रॉफिट साल के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट साल के लास्ट में कैलकुलेट करते तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के जगह पर हम यहाँ पर लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो तुम्हारे फिलहाल सिलेबस में है नहीं। तो इतना समझ के चलो कि जर्नल एंट्री फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर हु डाइड या डिजीज पार्टनर का जब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तुम्हारा जर्नल एंट्री विल ऑलवेज रिमेन द सेम। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल। डिजीज मतलब जो लटक गया, ठीक है? तो इसका 2 इफेक्ट क्या आएगा सर? कहाँ कहाँ पर लिखने का? देखो एक तो दिख रहा है मेरे को, राजेश के कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखोगे आप क्योंकि उसको पैसा देना है। एंड दूसरा इफेक्ट रहेगा असेट साइड। मैं इधर लिख रहा हुआ, मैं जो बोला ना मैं वहां लिख रहा हूँ। सर व्हाट विल बी द 2 इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स रहेगा। फर्स्ट इफेक्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखोगे आप, एंड दूसरा
आप लोग लिख दोगे असेट्स में। असेट्स में क्यों? बिकॉज सर ये प्रॉफिट हम साल के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड में कैलकुलेट किया होता तो वो असेट में नहीं आता। जो ये असेट में रहेगा ना उसको बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के उसको निकाल देते हैं साल के एंड में। ठीक है, इतना तुमको डिटेल में ऐसा जाने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस के लिए उतना इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखना है एंड असेट में लिखना है। तो रुको मैं लिखता हूँ। तो सर पार्टनर्स कैपिटल के जब हम क्रेडिट में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू है 15,000, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। राजेश के कॉलम में राजेश का फिगर। फर्स्ट इफेक्ट सर मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसको मैं ना थोड़ा शेड कर देता हूँ। तो राजेश के इसमें हमने फर्स्ट इफेक्ट डाल दिया। सेकंड इफेक्ट सर बैलेंस शीट में हमको जाके लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अरे सस्पेंस लिखा मैं, सस्पेंस अकाउंट। And value is 15,000. तो ये हो गया मेरा सेकेंड इफेक्ट। तो इसका जो दो इफेक्ट है इसको मैंने येलो में लिख दिया। हमेशा ऐसा ही आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के असेट में, यही दो आएगा। क्या आएगा दो इफेक्ट, जरा बोलो सब लोग, क्या आएगा दो इफेक्ट? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में। सुन रहे मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके ग्रेट। चलो वापिस एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, राजेश का जो प्रॉफिट है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया सर जो प्रॉफिट हम लोग ने क्वेश्चन में बोला वो मल्टीप्लाई बाय राजेश का शेयर कितना था, उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स वाज राजेश प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ही डाइड। ठीक है, एंड इसका जो जर्नल एंट्री आएगा बाद में कैलकुलेशन है, अभी तुमको 0 सब में नहीं सिखाएगा कैसे कैलकुलेट करें, वो तुमको आना चाहिए। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल या डिजीज पार्टनर कैपिटल। हम लोग कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट इफेक्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन द असेट साइड। ठीक है, दोनों में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या P&L सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपको लग रहा है मैं प्रॉफिट एंड लॉस इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता तो P&L सस्पेंस भी लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी लिखो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये सबको समझ में आया? ये एवरी सम में देयर विल बी कैलकुलेशन है, एवरी सम में तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरी सम में ये जर्नल एंट्री का ये वाला हिस्सा तुमको करना पड़ेगा जो यहाँ पर मैंने नीचे पर्पल में लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया क्या इधर तक? तो शुरू करते हैं आगे। अभी आगे क्या करना है जरा ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये जो 4 एडजस्टमेंट्स है, ये ऑल 4 एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। अभी असेट का देखो, फर्स्ट 3 आइटम डन। नेक्स्ट है स्टॉक, जो जिधर है ना जाके उसको उधर लिख डालो। स्टॉक है असेट वाला आइटम, कैश है असेट वाला आइटम। तो चलो स्टॉक असेट साइड में जाके लिख दूंगा मैं, स्टॉक ऑन द असेट साइड। स्टॉक 1 lakh and cash 1 lakh। ठीक है, तो स्टॉक एंड सर 1 0 कम है दोनों में। yes, मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। 1 0 कम है दोनों में, मैं 10,000 लिखा था 1 lakh, तो 1 लाख 1 लाख। तो स्टॉक एंड कैश दोनों में 1 लाख रुपया। नेक्स्ट है देखो कैपिटल, यहाँ पर देखो 3 जन का कैपिटल है, ध्यान दो जरा, राजेश राकेश महेश।
तो ये जो कैपिटल है ये हम कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो सर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाल पीढ़ी नहीं लिखने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 2 लाख 2 लाख 5 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 522 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश का कैपिटल राजेश के कॉलम में, राकेश का कैपिटल राकेश के कॉलम में, महेश का कैपिटल महेश के कॉलम में, 522 डन। चलो आगे सुंदरी डेटर, सॉरी सुंदरी क्रेडिटर, सुंदरी नहीं सन्ड्री है, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक लोन 1,50,000, सब मेरा लायबिलिटी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऊपर से थोड़ा लाइन छोड़ के नीचे लिखूंगा मैं, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर वैल्यू इज 90,000। तुम लोग लिख सकते हो साथ साथ में। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 60,000 एंड लास्ट में बैंक लोन, बैंक लोन 1,50,000। ये जो बैंक लोन दिया रहता ना यहाँ पर, ये बैंक लोन का क्या मतलब है? हमने बैंक को लोन दिया कि बैंक ने हमको लोन दिया? बैंक ने हमको लोन दिया। तुम लोग बैंक को लोन दे सकते हैं? तुम लोग बोले मेरे पास बहुत पैसा है सर, मेरे को बैंक को पैसा देने का, क्या तुम लोग बैंक को लोन दे सकते हो? यस सर। क्या 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 बोला? बैंक को लोन दे सकते हो क्या? मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं एक दिन ऐसे बैंक में जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा ले मेरे पास बहुत पैसा है, ले लोन ले। बैंक को लोन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। खरीद लो। अरे नहीं दे सकते हो, बैंक को सिर्फ एक ही इंसान लोन दे सकता है, मतलब एक ही बैंक लोन दे सकता है। कौन? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम लोग बैंक को लोन नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, हो गया तो मेरा सम खत्म। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज। तो अभी रुको, पहला क्लोजिंग मैं करता हूँ, मेरे को तुम लोग हेल्प करो, एंड उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग करेंगे क्लोज। तो सर डेबिट साइड इज मोर, तो यहाँ पर आएगा 55,000। तो ये जो है यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 55,000। तो देखो यहाँ पर जो मेरा एक्सपेंसेस है, दोज एक्सपेंसेस आर मोर देन माय इनकम। तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मेरा एक्सपेंसेस आर मोर देन माय इनकम, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो 55 माइनस 40 gives me 15,000। तो ये जो 15,000 है ये मैं सारे पार्टनर में बांट दूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्या चीज है? दिस इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कौन कौन पार्टनर था? राजेश, राकेश एंड महेश। क्या रेशियो था तीनों का? इक्वल। इक्वल। इक्वल मतलब कितने कितने मिलेगा सबको? इसको मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 5,000। तो ये जो भी लॉस है ये तीनों में इक्वली बटेगा 555। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? क्लियर, ओके। किसी के मन में डाउट आया कि सर यहाँ पर राजेश क्यों लिया? वो तो मर गया ना, क्यों लिया? कोई बता सकता है राजेश क्यों आया यहाँ पर? अभी तक नहीं मरा। हाँ, मतलब ये जब तुम कैलकुलेट कर रहे ना, वो उसका डेट का डेट पे कैलकुलेट कर रहा है, तो तुम रीवैल्यू करेगा तो तीनों में बटेगा ना। अभी जो भी एसेट वगैरह तीनों यूज कर रहा था, तो उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, तीनों को मिलना चाहिए। तो ये तुम तीनों में बांटेगा, इसके लिए तीनों में आ रहा है। तो ये देखो इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल हो गया, इट इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर आएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड वैल्यू विल बी 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम उस पार्टनर का कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे जो पार्टनर डिजीज है। कौन है? कौन लटक गया? राजेश। राजेश। तो ये राजेश का इधर टोटल कितना आ रहा है? 5,15,000।
ठीक है, यहाँ पर है 5,000, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 5,15,000 इज माई टोटल, यहाँ पर भी 5,15,000 इज माई टोटल। तो इसका मतलब 5,15,000 में से 5,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 5,10,000 रुपीज मेरे को राजेश को देना है। बट क्या राजेश जिंदा है? अरे क्या राजेश जिंदा है? नहीं, राजेश मर चुका है। तो ये राजेश का जो भी पैसा बनता है ये हम किसको देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। अरे अरे एक मिनट, अरे समझ में आया तुमको? समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, ओ माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 5,10,000 ये एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम डाल देंगे। सर ये यहाँ पर हमने लिखा राजेश एग्जीक्यूटर्स, तो इसका सर सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका सेकंड इफेक्ट आएगा, ये लोन है जो हमको पे करना है, लोन है हमको पे करना है। तो बताओ क्या वो मेरा असेट है कि क्या वो मेरा लायबिलिटी है? लायबिलिटी सर, बिकॉज इट इज पेएबल इन फ्यूचर। तो ये जो है ना एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वो हम यहाँ लिखेंगे राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वैल्यू इज 5,10,000 रुपीज। सबको समझ में आया क्या क्या हो रहा है? तो देखो ये दो पार्ट है जो तुमको खाली ध्यान से करना है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है, क्या वो लोग भी मर गए? नहीं, वो लोग जिंदा है। वो लोग जिंदा है, तो यहाँ पर आएगा 2 लाख। तो राकेश का कैलकुलेशन करते हैं 2 लाख। तो 2 लाख में से 5,000 गया तो कितना बचेगा? 1,95,000। इधर भी सेम 2 लाख, तो यहाँ पर भी 2 लाख एंड यहाँ पर बचेगा 1,95,000। अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो 1,95,000 है इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इनका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, इनका बैलेंस आगे चलते जाएगा क्योंकि ये लोग बंद नहीं हुए। इधर राजेश बंद हो गया तो उसका अकाउंट हमने बंद कर दिया। तो ये जो बैलेंस है राकेश एंड महेश 195 ये हम लिखेंगे लायबिलिटीज में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे राकेश, उसका नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे महेश, एंड इन लोग दोनों का वैल्यू इनर कॉलम दैट इज 1,95,000 एंड आउटर कॉलम में आएगा 3,90,000। समझ में आया क्या सबको इधर तक? एंड उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा बैलेंस शीट टैली। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है? 12 लाख, यहाँ पर आ रहा है 12 लाख एंड उसके साथ हो गया हमारा बैलेंस शीट टैली 12 लाख में। 12 लाख इधर, 12 लाख इधर। क्या सबको समझ में आया क्या हो रहा है? देखो स्टार्टिंग में मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, याद है? मैं तुमको जब लेसन सिखा रहा था ना शुरू में, तभी मैंने तुमको पूछा था कि नए बैलेंस शीट में कितना पार्टनर लोग का कैपिटल दिखाई देगा। देखो ओनली रिमेनिंग पार्टनर, तो यहाँ पर है ना सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर लोग का कैपिटल दिखाई देगा। ये राजेश का लोन, ये मेरा लायबिलिटी है बिकॉज आई हैव टू पे इट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब ये साल देखो, ये 1 जुलाई को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जब 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 2020 आएगा, उस दिन में ये प्रॉफिट का भी हिसाब होगा एंड ये लोन भी हम उसके एग्जीक्यूटर्स को दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? बस इतना ही है। तो ये लेसन में अगर तुम ध्यान से करना है तो देयर आर 2 थिंग्स जिसका आपको ध्यान देना है। तो विच आर द 2 थिंग्स? द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट कैलकुलेशन। जो हमारा एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये प्रॉफिट है। जो पार्टनर सर बाहर जा रहा है उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में। आई होप, मुझे नहीं लगता अभी इसके बाद तुमको इसमें कोई डाउट आना चाहिए, बट स्टिल इन केस आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, एनीवन हैज एनी डाउट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो पार्टनर कैपिटल है ये तीनों पार्टनर लोग में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
वाई? बिकॉज सर ये हमने बनाया है इसलिए कि तीनों पार्टनर लोग में कितना लॉस या प्रॉफिट आ रहा है वो कैलकुलेट करने, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का काम ही हुआ है। यहाँ पर ये वाला एक्सपेंस साइड मेरा ज्यादा है, इसके लिए मेरे को यहाँ पर लॉस आया। अगर मेरा ये प्रॉफिट साइड ज्यादा होता तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू आता, यहाँ पर जिधर मैं एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू आता, एंड वो मेरा होता प्रॉफिट। I hope this is very, very, very clear. Anyone has any doubt, please ask. I hope सबका हो गया रहेगा अभी तक लिख के, ठीक है? तो ये हमारा सम था आज के लिए। That's it. This is our only sum for the day. ठीक है? No doubt. तो we'll end this class to this. ठीक है? Thank you. सर हाँ बोलो। सर सर एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाओ, सिर्फ एक बार ही दिखाओ। हाँ लेना। हाँ बोलो, बाकी कौन बोल रहा था? बाकी भी कोई कुछ बोल रहे थे। मैं सर बोलो। मुझे डाउट है पर बोलो। इस लेसन में नहीं है, इस- एडमिशन हाँ। ऑफ पार्टनर्स। रुक जा।